नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था का हमारा एक भाग पहले हो चुका है, जिसके अंदर हमने पंचायती राज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की गई थी। यानी हमने बात की थी कि पंचायती राज जो है कब आया, क्यों आया, किस किस समितियों की सिफारिश पे आया था। तो अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो वो आप भाग ज़रूर देखना, ताकि आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिले। अब हम बात करेंगे, एक इसका बी भाग है जो अंतिम भाग है, जिसके अंदर हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, और ग्रामीण सुशासन के साथ नगरीय सुशासन के बारे में भी बात करेंगे। यानी ग्रामीण और नगरीय दोनों ही बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायती राज, उसके बारे में। एक बात कहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर ज़रूर करना, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से ये चैनल फ़ायदेमंद लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में। जो हमारे जोड़े गए थे, कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, वो उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन था, ये था ग्रामीण स्वशासन से, यानी गाँव की जो व्यवस्था है उससे संबंधित था। तो ये अनुच्छेद जो 243 के अंदर लगभग 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। यानी 243 से शुरू होकर 243 ओ तक लगभग 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। और इसमें जो अनुसूचियां थी, वो जो अनुसूची नंबर 11वीं एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। और पंचायतों को जो विषय सौंपे गए थे कि आप इतने विषयों पर कानून बना सकते हो, तो वो थे 29 विषय। यानी राज्य सूची के 29 विषयों इसको सौंप दिए गए थे। तो अब आपसे पूछे कि नगरीय स्वशासन में कितने विषय है और ग्रामीण स्वशासन में कितने विषय है। तो ग्रामीण स्वशासन में है 29 विषय, इस बात का ध्यान रखना। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये भाग 11 के अंदर रखा गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि आपको इसके बारे में ध्यान रहे। तो हम बात करें, जो इसका ढांचा था वो मैंने बता दिया, त्रिस्तरीय था। यानी गांव में पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। इसके बाद यहाँ पर 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि अगर राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो वहाँ पर 2 स्तर रखे जाएं। इनकी चर्चा हो गई थी। आगे हम बात कर रहे हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन को 9वें भाग के रूप में जोड़ा गया था। कहने का मतलब है, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 243 को हमने 9वें भाग के रूप में जोड़ा गया था, और हमने ये प्रावधान किया कि इसे पंचायती नाम यानी ग्राम पंचायत के बारे में इसका उल्लेख मिलेगा। अब इसके अंदर कुछ नियम बनाए गए हैं, जो कौन कौन से हैं, यानी अनुच्छेद कौन कौन से रखे गए उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करें, ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ मिलता है। अनुच्छेद नंबर 243 ए। यानी पहले ग्राम सभा का पता होगा, एक नंबर पे अपने उसके ग्राम सभा का पता है, यानी गठन के बारे में बताया गया है। अब हम बात करें, अनुच्छेद 243 ए कहता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम सभा होगी। यहाँ उल्लेख मिल गया जी, इस बात का ध्यान रखना। और इसके अंदर जो सदस्य होंगे वो गांव के ही जनप्रतिनिधि होंगे, इस बात का ध्यान रखना। जनप्रतिनिधि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो जो गांव में रहने वाले हैं, मतदाता सूची में जिनका नाम है, वो इसके सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत में शामिल होंगे। अब आगे हम बात कर रहे हैं, सरपंच जो होगा वो इसका अध्यक्षता करेगा, यानी 1 वर्ष में 2 बैठकें लेगा जी, इस बात का ध्यान रखना जी। तो ग्राम पंचायत में कौन होगा अध्यक्ष, सरपंच होगा जी। और अनुच्छेद 243 ए ने कहा है कि ग्राम सभा का जो कोरम है 1/10 रहेगा, यानी 1/10 भाग होना जरूरी है, तभी वो सभा मानी जाएगी। और अगर पूछे भारत में सबसे छोटी इकाई कौन सी है शासन की, तो वो है ग्राम सभा जी। अगर पूछे राजस्थान में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बताना है वार्ड सभा। वार्ड सभा जी, वार्ड सभा इससे भी छोटी होती है। लेकिन अगर भारत की दृष्टि से पूछे तो ग्राम सभा, और राजस्थान की दृष्टि से पूछे तो वार्ड सभा, इस बात का ध्यान रखना। ग्राम सभा के कार्य, अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। कार्य कुछ खास नहीं है, यही होता है जी, वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना, गांव का नया टैक्स वगैरह लगाना, वर्तमान करों में वृद्धि का प्रस्ताव विचार करना, बढ़ाएं ना बढ़ाएं, योजनाएं, लाभित जो लाभार्थी है, स्थलों का चयन करना भी कहाँ अपने काम कर सकते हैं, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों को चलाना, ऐच्छिक है अनिवार्य है उनको चलाना, अंशदान वगैरह करना, और उसके अलावा विकास जो कार्य हैं उनको चलाना, गांव में वयस्क शिक्षा पर भी जोर देना,
अच्छी परिवार कल्याण संबंधित है, विगत वर्षों से संबंधित सर्वेक्षण हैं उनके बारे में चर्चा करना, और उसके अलावा जो हमारे ग्राम पंचायतों में योजनाएं चल रही है उनके बारे में करना, और ग्राम पंचायतों में होने वाले क्रियाकलाप जितने भी है, अभी पैसा कितना आया कितना गया, उनके बारे में चर्चा करनी। उसके अलावा अब है अनुच्छेद जो 243C, यहाँ गठन की बात हो रही है, यानी संरचना किस तरीके की होगी, सी से स्ट्रक्चर। तो अनुच्छेद 200, ये 243 है जी, 243 क्या कहता है, जिसके अनुसार ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, और जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या में किसी की 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तो वहाँ पर 2 स्तर रख सकते हैं, मध्य वाला स्तर कोई जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना जी। तीसरा जी, चुनाव किस तरीके से होता है, ये दोबारा बता देता हूँ कि किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ पर जरूरी नहीं है 3 स्तर रखना, फिर 2 स्तर भी रख सकते हैं, त्रिस्तरीय ढांचा जरूरी नहीं है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और तीसरी जिला परिषद होती है। तो वो राज्य पर डिपेंड करता है जी, जितनी जनसंख्या होगी। चुनाव कैसे होते हैं जी, इन्हें चुनाव देखो जी, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ चुनाव होता है प्रत्यक्ष। इसके बाद जी, ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष होता है जो, और पंचायत समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इस बात का ध्यान रखना। यानी जिन्हें हमने जिताया है वो इनको वोट करेंगे। तो ये जो मैंने नाम लिखे इनको नोट कर लेना जी। ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष यानी उप सरपंच, पंचायत समिति का अध्यक्ष, पंचायत समिति का उपाध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष यानी जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, इनके चुनाव होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ग्राम सभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। सरपंच का चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष होगा, ठीक है जी। और यहाँ अप्रत्यक्ष है, वो तय वहाँ की करेगा, कहने का भाव अर्थ है वो जो राज्य का विधानमंडल है वो तय करेगा, लेकिन अधिकतर प्रत्यक्ष ही होता है अपना, और राजस्थान में तो प्रत्यक्ष ही होता है। यहाँ से ही अपने ध्यान रखना है जी इस बात का। जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसका तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन पंचायत का, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। अब बात करते हैं इसमें आयु कितनी है। इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है जो चुनाव लड़ता है उसके लिए। आगे हम बात करेंगे सीटों का आरक्षण। तो अनुच्छेद 243 डी याद रखना, डी में आरक्षण बताया गया है कि सीटों का किस तरीके से बंटवारा होगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के बारे में भी बताया गया है, महिलाओं के आरक्षण के बारे में भी बताया गया है। तो वो डिपेंड करता है जी जिस तरीके की सीट वहाँ आवंटित होगी जी। उसके बाद बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं है जी, इस बात का ध्यान रखना। पंचायती राज के अंदर राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद अध्यक्ष पद पर महिलाओं तथा SC ST को आरक्षण भी राज्य की विधानमंडल की मर्जी पर डिपेंड करता है, वो दे चाहे ना दे उनकी मर्जी है। जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था वहाँ पर 1/3 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है जी, बात ध्यान रखना जी। 33% आरक्षण है 1/3 भाग पर। SC ST के लिए आरक्षण जो होगा वो जनसंख्या पे डिपेंड करेगा जी, जो अनुपात होगा उसके अनुसार आरक्षण होगा जी। उसके बाद जो ग्राम पंचायतों में आरक्षण अध्यक्ष पद एवं सदस्यों के लिए होता है, तथा आरक्षण पंचायत के 3 स्तरों पर दिया जाता है। वो 3 स्तर बताइए, ग्राम पंचायत, और उसके बाद में पंचायत समिति, और तीसरा है जो जिला परिषद है जो, उसके बारे में। चलिए जी आगे हम बात करते हैं जी। इसमें एक बात और लिखी है जी मैंने नोट करके, अनुच्छेद 243 डी में उल्लेखित किया गया कि अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। एक बात है, SC का जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता, ये थोड़ा सा अलग बात है। और दूसरी खास बात ये है कि अनुच्छेद 243 डी में भी ये बात कही है कि अनुच्छेद 234 के अनुरूप लागू होगा। जो अनुच्छेद नंबर 234 में बताया गया आरक्षणों के बारे में उसके अनुसार होगा, यानी जो 2030 तक आरक्षण दिया गया है उसके अनुसार जी। आगे हम बात करें ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है, कार्यकाल ई में दे रखा है, 243 ई में दे रखा है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन अगर विघटित हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है। और जब चुनाव होने के बाद जब बचा हुआ समय होगा, चाहे 2 साल ही बचे हैं, तो सिर्फ जो अगला सरपंच बनेगा
या अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा वो सिर्फ बाकी समय के लिए बनेगा, ऐसा नहीं है 5 साल के लिए बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे सदस्यों की योग्यताएं। योग्यताएं क्या है? एफ है जी, अनुच्छेद 243 एफ में योग्यताएं बताई गई है। उनकी योग्यताएं न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। अनुच्छेद 243 एफ में बताया गया है कि शेष योग्यताओं का निर्धारण भी जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल की है, यानी जो राज्य पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की योग्यताएं रखता है, वो कम ज़्यादा भी कर सकता है। जैसे वसुंधरा सरकार ने शिक्षा अनिवार्य कर दी थी कि वो शिक्षित होना चाहिए, 8वीं 10वीं रख दी थी, लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत आए उन्होंने वो दोबारा उसे ख़त्म कर दिया। तो वो राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है जी। पंचायत राज, अब अपने बात करें पंचायती राज, पंचायतों की शक्तियाँ का प्राधिकार किसके पास है, उत्तरदायित्व किसके पास है। तो जी से अपने देखो पार्ले जी खाने से शक्ति आती है, तो शक्तियाँ किस में है जी? 243 में, अनुच्छेद 243 जी में शक्तियाँ जी ग्रामीण शासन की हैं। अनुच्छेद 243 जी में यह प्रावधान किया गया है कि 29 विषयों पर कानून बना सकती है, और इनका उल्लेख 11वीं अनुसूची में मिलता है, और क्या कार्य करना है वो भी यहीं पे लिखा गया है। उसका सभी का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है कि कितनी शक्ति देनी है ग्राम पंचायतों को या पंचायती स्तर पर, वो राज्य विधानमंडल डिपेंड करता है। इसके बाद आता है जी टैक्स है, जो पंचायतों में कर आरोपण शक्ति। देखो कर कर तो हम लगा सकते हैं अनुच्छेद 243 एच से हाई पावर का कर, एच से हाई रख लो, हाई टैक्स मतलब ये रख लियो। करों आरोपण की शक्ति भी किसके पास है जी? ग्राम पंचायत, वो भी विधानमंडल पर निर्भर करता है। और ये बात कही गई है कि जो ग्राम पंचायतों का कर है अनुच्छेद 243 एच में, शक्तियां कर अधोरोपित यानी कितना टैक्स लगाना है कितना नहीं लगाना है उनके बारे में कानून बना सकती है, ये सारा कुछ कर सकते हैं जी। उसके बाद है जी वित्त, वित्त मतलब राज्य का वित्त, वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 243 आई से पता चल जाएगा। जब हमसे कोई पैसा मांगता है तो हम कहते हैं आई पैसा नहीं है, तो यहाँ याद रखना आई और वाई उस जो आई है वो अनुच्छेद 243 आई में बताया गया है राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो इसमें संस्थाओं को, जो पंचायती राज को है, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और पर्याप्त मात्रा में क्या है वित्तीय संस्थान को देने के लिए सुझाव दिए गए थे, और 5 साल में एक वित्त आयोग गठन करने का प्रावधान किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट राज्यपाल को देनी होगी। ये बात ध्यान रखना जी। तो अगर पैसे से संबंधित कोई अनुच्छेद है तो वो है अनुच्छेद 243 आई ग्रामीण शासन में जी। इसके बाद जी जो अनुच्छेद 243 आई में कुछ कार्य हैं वो कौन कौन से हैं जी? देखिए जी, राज्य के अंदर अगर कोई कर लगा रहा है तो वो ग्राम पंचायत संस्थाएं हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकती हैं अपनी, वही करेंगी जी। उसके अलावा दूसरी बात ये कि राज्य की जो संचित निधि होती है उनसे जो संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान के लिए अभिशंसा भी कर सकती है कि हमें थोड़ा सा पैसा और दीजिए जी, जो राज्य सरकार को जी, कि हमें अपने विकास के लिए चाहिए जी। और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए सुझाव भी दे सकती है कि हमें शक्तियाँ कुछ बढ़ा दीजिए, वो भी दे सकती है। और राज्यपाल द्वारा दी गई कोई भी अन्य कार्य है वो भी करना जरूरी है जी। इसके बाद जी पंचायतों में करारोपण हो गया जी। आगे रहे जी वित्त आयोग हो गया है। अब है जी कार्यकाल जी, हम इसके बारे में बात करेंगे, कार्यकाल के बारे में, जो इसका कार्यकाल है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जी, जो के से निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कैसा होगा, माफ़ कीजिए कार्यकाल हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे, के से कार्यकाल, तो के से कार्यकाल नहीं याद रखना, निर्वाचन आयोग याद रखना। प्रत्येक राज्य पंचायती राज्यों का निष्पक्ष चुनाव कराना, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है जी। और अलग से पृथक से राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, यानी जो केंद्र वाला है उससे अलग किया गया है, जिसका नाम राज्य निर्वाचन आयोग रखा गया था, और इसमें प्रावधान भी किए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 243 एल, इसमें क्या गया है? इसमें ये कहा गया है कि अधिनियम में उपबंध इस संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश वाले इसमें लागू नहीं होंगे, उनके लिए अलग से प्रावधान होंगे। जो राज्यों वाले राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के अपवादों के लिए संशोधन करने के लिए निर्देश भी दे सकता है, यानी जो केंद्र शासित है उनके लिए अलग से संशोधन कर सकता है जी। ये केंद्र शासितों के लिए है जी अनुच्छेद 243 एल के लिए, यानी ग्रामीण शासन। इसके बाद अनुच्छेद 243 एम के अनुसार क्या कहा गया है कि कुछ राज्य हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किया गया है, जैसे नागालैंड। देखिए अनुच्छेद 243 एम में ये बात कही गई है जो थोड़ा मोस्ट है।
तो वो कौन से है जी? नागालैंड व मेघालय मिजोरम संपूर्ण हो गए पूरे ही, और मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के जो जिले आते हैं वो वाले, और पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग है जो जगह है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इसमें शामिल है, और गोरखा पर्वतीय क्षेत्र भी इसमें विद्यमान है। उसमें ये इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जी। आगे अनुच्छेद नंबर 243 ओ, इसमें ये कहा गया है कि बात कहते हैं कि अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई किसी विधि का विधि मान्यता जो निर्वाचन परिसीमन संस्थाओं के आवंटन संबंधी हो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। यानी इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग जो भी परिसीमन कर देगा, जो भी सीटें आवंटित कर देगा, उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाए, यानी उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। और ये बात अनुच्छेद 243 ओ में लिखी गई है, इस बात का ध्यान रखना जी। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये हमारा जो ग्रामीण स्वशासन है वो पूरा हो जाता है जी। इसके अंदर 16 अनुच्छेद थे जिनके बारे में अपना चर्चा की। अब हम बात करेंगे आगे है जो जुड़ा हुआ है हमारा ग्रामीण स्वशासन के साथ साथ नगरीय स्वशासन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में अपने बात करें राजस्थानीय ग्रामीण प्रशासन के बारे में बात करते हैं। देखिए हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि इसकी पहले मद्रास राज्य में हमने नगर निगम की स्थापना या नगर पालिका की शुरुआत 1667 में हुई थी, और उसके बाद राजस्थान में सुव्यवस्थित शुरुआत माउंट आबू में मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछे राजस्थान में नगरीय शासन कहाँ सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो माउंट आबू में हुआ था जी, बात का ध्यान रखना जी। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, और और जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था जी, इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखते हैं जी अनुच्छेद नंबर 243 एस, वार्ड समितियों का गठन, स्ट्रक्चर कैसा होगा, समितियों का गठन, वार्ड सभा का कैसा होगा, वार्ड सभा के बारे में उल्लेख है। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 243 आर, त्रिस्तरीय, इसमें भी 3 स्तर हो गए जी, नगरीय शासन में भी 3 स्तर हो गए। वो आगे करते हैं कौन कौन से स्तर है जी। तो आर के अंदर त्रिस्तरीय होगी, नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, नगर निगम होगी। ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, और ये उससे भी बड़ी होगी जी। तो ये 3 स्तर बताए गए हैं। ग्रामीण में भी 3 है, नगरीय में भी 3 है। अनुच्छेद 243 जेड ए, देखिए इसको ऐसे पढ़ना है, अनुच्छेद नंबर 243 जेड ए, निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान, यानी निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में बात की गई है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, निर्वाचन आयुक्त की। उसके बाद इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा जी। आगे हम बात कर रहे हैं इसे विघटित कब किया जाए। अगर विघटित हो जाए तो उसे 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। प्रथम किसे बनाया गया था चुनाव आयुक्त, वो था अमर सिंह राठौड़ को। उसके बाद जी अनुच्छेद नंबर 243 टी, इसमें आरक्षण का प्रावधान है, यानी नगरीय शासन में आरक्षण का प्रावधान 243 टी था जी। महिलाओं को 1/3 तथा SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना जी। आगे अनुच्छेद 243 वित्त आयोग, वहाँ पर अनुच्छेद 243 आई वित्त आयोग था, और यहाँ वाई, आई और वाई वित्त आयोग से संबंधित है, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे हम बात करें जो राजस्थान का नगर पालिका अधिनियम कब बना था, वो 1994 में बना था जी। जिसमें क्या प्रावधान थे वो भी देख लेते हैं जी। इसमें ये कहा था कि अगर अपने नगर पालिका बनानी है तो उसके लिए 20,000 से 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। नगर परिषद बनानी है तो 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए उस किसी भी शहर की। नगर निगम बनाना है तो 5 लाख से अधिक होनी चाहिए किसी भी शहर की जनसंख्या। प्रथम जो बना था वो नगर पालिका बनी थी माउंट आबू, 1864 में बनी थी जी। उसका नगर परिषद प्रथम बना था अजमेर, 1959 में बना था जी। और नगर निगम बना था 1993 में जयपुर बना था जी, इनका भी ध्यान रखना जी। आगे हम बात कर रहे हैं नगर परिषद के बारे में। पहले नगर पालिका के बारे में बात कर ले। इसमें पदाधिकारी होता है, चेयरमैन होता है जो इनका चुनाव सीधा होता था, 2009 के बाद सीधा चुनाव होने लग गया था। उसके बाद उप चेयरमैन होता है जो पार्षद सीधे वयस्क मताधिकार द्वारा होता है जी, ठीक है जी। इसके बाद ये 2009 की बात हो रही है जी, ध्यान रखना। नगर परिषद के अंदर हो गया जी, चेयरमैन होता है, उप चेयरमैन होता है और पार्षद होता है। इसके बाद में सभापति, उप सभापति ऐसे कह सकते हैं जी। इसके बाद है जी जो नगर निगम है उसमें महापौर होता है, उप महापौर होता है और पार्षद होती है, यानी 3 पदाधिकारी होते हैं। ये बड़ा होता है, ये उससे छोटा, ये इसको चुनते हैं जी, इन दोनों को चुनते हैं जी।
अब नगर पालिका जो है उसका जो शपथ कौन दिलाता है? नगर पालिका के सदस्यों को पीठासीन अधिकारी दिलाता है, जबकि नगर परिषद के सदस्यों को ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिलाता है, और नगर निगम जो होता है उसके जो पदाधिकारियों को दिलाता है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो दिलाता है। अब अपने बात करेंगे ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो जो नगर पालिका वाले हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं ईओ को, ठीक है जी, ईओ को देते हैं। और ये भी ईओ को देते हैं, ये राज्य सरकार को होता है उसको देते हैं, नगर निगम वाले बड़े होते हैं। निर्वाचन कितना होता है? 5 वर्षीय है, इनका भी 5 है, इनका भी 5 है जी। उम्मीदवार बनने के लिए आयु कितनी है? तो तीनों की आयु 21 वर्ष है जी। इसके बाद आगे बात करें कि जो नगर पालिका के सदस्य हैं, यानी नगर पालिका के सदस्य हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? 1/3 सदस्य है, 1/3 सदस्यों का 3/4 बहुमत के आधार पर पहले 2 वर्ष तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना, इन्हें पहले 2 वर्ष से हटाया नहीं जा सकता और अंतिम 6 माह में अविश्वास प्रस्ताव के साथ हटाया नहीं जा सकता। और इसी में भी वही प्रावधान है, इसी में ही वो प्रावधान है, दोनों में एक जैसा ही प्रावधान है जी। लेकिन हमने क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ रहे हैं। जो उस निकाय का जो अध्यक्ष होगा उसे हटाने के लिए राइट टू रिकॉल का मतलब होता है दोबारा बुलाने का प्रावधान किया गया था नगर पालिका में। और इसमें है जी अविश्वास प्रस्ताव नहीं हटाया जा सकता है। तो राइट टू रिकॉल का जो पहला मुद्दा हमने देखा था वो देखा था हमने नगर पालिका के अंदर 12 जिले को मांगरोल तहसील में नगर पालिका अध्यक्ष थे अशोक जैन थे, उनको हटाने के लिए आया था राइट टू रिकॉल, और जनता ने वापस बुला लिया था कि हम, जनता से पूछा गया था तो इन्होंने बोला कि हमें अध्यक्ष चाहिए, तो उन्हें वापस पद पे बुला लिया गया था। तो जो नगर परिषद है और नगर निगम है यहाँ राइट टू रिकॉल का प्रावधान नहीं है, इसका बात भी। और बाद में इनको यानी राइट टू अपने पद पर वापस बुलाना, ये मतलब होता है जी राइट टू रिकॉल का जी। तो अब इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं जी। अंतिम है जी ये कि 21 नवंबर 1995 से अगर किसी के 2 बच्चे हैं से अधिक हो जाए, 2 बच्चों तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बच्चों से अगर अधिक हो जाए तो वह अयोग्य ठहराया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और राज्य पंचायती राज्यों के लिए हरीश चंद्र माथुर समिति 1963 में गठित हुई थी, सदीक अली समिति 1964 में गठित हुई। ये राज्य की है जी, ये बात जो हमने पहले की थी वो केंद्र की थी और राज्य की ये है जी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। तो हरिचंद्र माथुर समिति 1963 को, और सदीक अली समिति 1964 को, और गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 को, अरुण कुमार समिति 1996 को, और गुलाब चंद कटारिया समिति 2006 को, VS व्यास समिति 2009 को, JP चंदेलिया समिति 2010 को गठित की गई थी। देखिए जी, इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये राजस्थान की सभी परीक्षाओं में इन समितियों के बारे में पूछा जाता है। वो वाली समितियाँ सभी को पता होती है, लेकिन इन समितियों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, इसीलिए इनके बारे में बताना जरूरी था जी। तो ये हमारा ग्रामीण व नगरीय शासन दोनों ही पूरे होते हैं जी, पंचायती राज हमारा टॉपिक पूरा होता है जी। तो इससे संबंधित अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ सेंड कर देता हूँ। और आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। ये थोड़ा सा देखने में कठिन लगता है लेकिन है नहीं जी, इतना जितना आप सोच रहे हो, थोड़ा सा 1-2 बार करोगे हो जाएगा। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हो वो ज़रूर बताना कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।